फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करा रहे हैं आपको चैप्टर 6 त्रिभुज। ये हाई स्कूल का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें बोर्ड परीक्षा में काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ये चैप्टर 9th में भी था और यही चैप्टर अब 10th में भी है। अंतर क्या था, 9th में हमने पढ़ा था सर्वांग सम और अब पढ़ेंगे समरूप। तो सर्वांग सम को जानना बहुत जरूरी है, तभी आपके समरूप अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसकी जो बेसिक कंसेप्ट है वो हम आपको क्लियर करेंगे। जब आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो 100% आपकी एक्सरसाइज बिल्कुल समझ में आ जाएगी। तो इसी क्रम में हम सबसे पहले आपको बताएंगे त्रिभुज, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं ट्राइंगल। तो त्रिभुज क्या होता है पहले ये जान लें। ऐसी आकृति जो 3 भुजाओं से घिरी हो उसे हम त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिए, ये देखिए इस टाइप की 3 भुजाओं से ये घिरी हुई है, तो ये क्या है, एक त्रिभुज है। अब देखिए यहाँ पे एक साइड हमने ये ली और एक ये ली और ये, तो इस तरह से अगर 3 भुजाओं से घिरी हो कोई आकृति तो उसे हम त्रिभुज यानी ट्रायंगल कहते हैं। अब देखिए 3 भुजाओं से घिरी आकृति एक ये भी है, लेकिन हम इसे ट्रायंगल नहीं कहेंगे, इसे त्रिभुज नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इसमें 3 कोण नहीं बन रहे हैं। तो 3 भुजाओं से घिरी वो आकृति जिसमें 3 कोण भी हो उसे हम त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 2 कोण बन रहे हैं, जबकि यहाँ कितने बन रहे हैं? 3। तो जो 3 भुजाएं घिरी होगी और उसमें 3 कोण बन रहे होंगे उसे ही हम त्रिभुज कहते हैं। तो इसी का अध्ययन हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें एक ABC एक त्रिभुज है। तो त्रिभुज ABC में ये कहलाते हैं इसके कोण, और इनको हम इस तरह से लिखते हैं, ये सिंबल है कोण का, और इस तरह लिखते हैं इसको कोण A और ये कोण B और कोण C। इसको आप फुल फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे कोण BAC, यानी जो भी एंगल होगा कोण होगा उसे हम बीच में लिखेंगे, ठीक है। और बाकी ये दोनों जो है वो सिरे से लिखेंगे। बिल्कुल इसी प्रकार से अगर इसको हमें फुल फॉर्म में लिखना है एंगल B को, कोण B को, तो हम यूं लिखेंगे ABC, या इसको CBA भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर कोण C को हमें लिखना है तो इसको फुल फॉर्म में लिखना है तो इसको ACB या BCA दोनों में से किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। जब हम क्वेश्चन करा रहे होंगे तो हम इन कोणों को नंबर के रूप में भी ले सकते हैं। इससे क्या होता है, जब हम क्वेश्चन करते हैं उसको करने में हमें आसानी होती है। जैसे मान लीजिए हम इसको लिख देंगे एंगल 1, इसको एंगल 2 और एंगल 3। इनकी ये विशेषता भी होती है, क्वालिटी होती है कि इन तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। यानी एंगल A एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। तो ये त्रिभुज की क्वालिटी होती है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है। एक और बात बता दें त्रिभुज के बारे में, कोई भी त्रिभुज तभी बनता है जब छोटी 2 भुजाओं का योग बड़ी भुजा से ज्यादा हो। अगर ऐसा है तभी त्रिभुज पॉसिबल है, अदरवाइज त्रिभुज नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आपको बताने वाले हैं सर्वांग सम त्रिभुज। तो सर्वांग सम त्रिभुज या सर्वांग सम किसे कहते हैं पहले ये हम आपको बताते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें त्रिभुज में 2 चीजें हम पढ़ेंगे, एक सर्वांग सम और दूसरे समरूप। तो पहले सर्वांग सम हम बताएंगे। सर्वांग सम हम 9th में भी पढ़ चुके हैं और अब जो है समरूप पढ़ेंगे, लेकिन समरूप को बहुत अच्छे से समझने के लिए सर्वांग सम के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो सर्वांग सम जैसे नाम से ही क्लियर है, सर्वांग सम, सब यानी सभी, अंग यानी अंग, सम मीन्स समान, यानी ऐसी आकृतियां जिसके सभी अंग समान, ऐसी 2 आकृतियां या 2 से अधिक आकृतियां जिनके अंग समान हो उसे हम सर्वांग सम कहते हैं। तो जो वर्ड है वही हमसे कह रहा है कि सर्वांग सम का मीनिंग क्या होता है। तो इसको देखिए एक बहुत ही इजी एग्जाम्पल समझ सकते हैं। जैसे हमारे 2 हाथ हैं, यहाँ पर देखिए जब एक आकृति दूसरी आकृति को पूरा पूरा ढक ले, या दूसरी आकृति पहली आकृति को पूरा पूरा ढक ले, यानी इस वाली आकृति को ये पूरा ढक ले और इस वाली आकृति को ये पूरा ढक ले, तो इन 2 आकृतियों को हम सर्वांग सम आकृतियां कहते हैं। इनकी क्वालिटी क्या है कि इस ये और ये दोनों, इनके माप भी समान होंगे और जो इनकी साइज है वो भी समान होंगे, यानी इनका आकार और माप दोनों कैसे होंगे? समान होंगे। आकार और माप दोनों कैसे होंगे? समान होंगे। कहने का मतलब यह है कि एक ही नहीं, ये आपस में समान नहीं होंगे, ना ही इनके माप समान होंगे। ये वाली आकृति
इस वाली आकृति के समान होगी, यानी माप भी समान होगी और इनका जो आकार होगा वो भी समान होगा। देखिए ये अंगूठे का माप और आकार इसके बराबर होना चाहिए, ये वाली फिंगर इस फिंगर के बराबर होनी चाहिए, ये वाली इसके इक्वल होनी चाहिए और ये वाली इसके इक्वल होनी चाहिए और ये वाली फिंगर इसके इक्वल होनी चाहिए। अगर ऐसा है और ये दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर रही हैं तो इन दो आकृतियों को हम सर्वांग सम आकृतियां कहते हैं। तो नाम से भी बिल्कुल क्लियर है। अब इसके कुछ हम एग्जाम्पल आपको बता देते हैं जिसकी हेल्प से आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दो त्रिभुज लाल और हरे हैं जो शेप और साइज में दोनों कैसे हैं, समान है, अतः हम इन्हें सर्वांग सम त्रिभुज कह सकते हैं। अगर हम लाल वाले त्रिभुज को हरे वाले त्रिभुज के ऊपर रखें तो लाल वाला त्रिभुज हरे वाले त्रिभुज को पूरा पूरा ढक लेगा। बिल्कुल इसी प्रकार से अगर हम हरे वाले त्रिभुज को लाल वाले त्रिभुज के ऊपर रखें जैसा कि चित्र में दिखाया गया है तो हरा वाला त्रिभुज लाल वाले त्रिभुज को पूरा पूरा ढक लेगा। अतः इन एग्जाम्पल से हमने सीखा कि अगर दो आकृतियाँ सर्वांग सम हैं तो वे साइज और शेप में बराबर होती हैं, साथ ही एक दूसरे के ऊपर रखने पर पूरी तरह से ढक लेती हैं। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे ये बिल्कुल आपको क्लियर हो जाए। जैसा कि आपको यहाँ दो सर्किल दिख रहे हैं, ये भी सर्वांग सम है क्योंकि दोनों सर्किल एक दूसरे को ढक लेंगे। और यहाँ पर देखिए ये दो रेखाखंड हैं, ये भी सर्वांग सम है, दोनों रेखाखंड एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेंगे। चलिए अब समझते हैं समरूप। तो समरूप को समझने के लिए देखिए ये लिखा है समरूप, और ये जो लिखा है समरूप इसी से क्लियर है कि समरूप का मीनिंग क्या है। सम का मतलब हो गया समान और रूप का मतलब हो गया रूप वाले, यानी समान रूप वाले। जब दो या दो से अधिक आकृतियां समान रूप वाली हो तो उन्हें हम समरूप कह सकते हैं। या ऐसे भी डेफिनेशन कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक आकृतियों की जो माप है यानी कि उनकी लंबाई छोटी बड़ी अथवा बराबर हो सकती है लेकिन उनकी आकार यानी शेप बिल्कुल एक जैसा हो, देखने में बिल्कुल एक जैसी हो, तो उन्हें हम समरूप कहते हैं। तो इसको अच्छे समझने के लिए देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं जिसकी हेल्प से आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। तो ये एग्जाम्पल आपके सामने है जिसे देख के आप क्लियर हो जाएगा कि समरूप आकृतियाँ कैसी होती हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा यहाँ दो तितली और दो गंजे हैं। दोनों गंजे ये देखिए एक छोटे बड़े हैं लेकिन दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे, यानी शेप इनकी एक जैसी है और माप यानी साइज इनका छोटा बड़ा है, तो इन्हें हम कहेंगे समरूप। इसी तरह से ये जो दो तितलियाँ हैं ये भी कैसी हैं, समरूप हैं, क्योंकि देखने में एक जैसी हैं और इनका जो साइज है माप है वो छोटी बड़ी है। तो और देखिए एग्जाम्पल है समरूप के, एक यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये हाथी और उसका बच्चा दोनों ही समरूप हैं, आकार इनके छोटे बड़े हैं लेकिन एक जैसे हैं। इसी तरह से देखिए ये आकृति में ये दोनों भी क्या है, समरूप हैं। तो यहाँ हमने आपको इसके एग्जाम्पल समरूप के एग्जाम्पल आपको दिए और मैं समझता हूँ आपको एग्जाम्पल से अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो काम की बात है वो जरा समझिए। काम की बात ये है कि दो बहुभुज से मतलब ये है कि ऐसे आकृति जिनकी भुजाएं दो से ज्यादा हों, यानी कि त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज या षष्ठभुज और आगे भी हो सकता है। तो दो बहुभुज कब समरूप होते हैं, तो दो बहुभुज तब समरूप होंगे जब उनके नंबर एक संगत कोण बराबर होने चाहिए, नंबर एक। दूसरी बात, उनकी जो भुजाओं का अनुपात है वो समान होना चाहिए, यानी कि उनकी जो भुजाओं का अनुपात है वो समान अनुपात में होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने तीन वर्ड बोले हैं, पहला वर्ड अनुपात, दूसरा समानुपात और तीसरा संगत। तो इन तीनों का क्या मीनिंग है ये आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो ये वर्ड हर क्वेश्चन में बोले जाएंगे, इसलिए इनको समझना और अच्छे से जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए मैं अब इनको समझाता हूं कि इनका क्या मीनिंग है। जैसा कि आपके सामने लिख रहा है अनुपात, तो अनुपात का क्या मतलब होता है देखिए, तो सीधा मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए मेरी उम्र जो है वो 30 साल की है और आपकी जो उम्र है वो 15 साल की है, तो इसको हम ऐसा लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मेरी उम्र कितनी है 30 साल की, ठीक है, और आपकी जो उम्र है वो कितने की है 15 साल की। अब हम कहें कि भाई आपकी और मेरी उम्र में क्या अनुपात है, तो इसे ऐसे काट लेंगे 15 का 15, 15 दूनी 30 यानी 2/1, यानी इसको लिखेंगे 2:1, यानी मेरी और आपकी उम्र में 2 और 1 का अनुपात है।
बिल्कुल इसी प्रकार से मान लीजिए आपके जो दादाजी हैं उनकी उम्र मान लीजिए 60 साल है, और आपके जो पिताजी हैं, पापा जी हैं, उनकी उम्र कितनी है? 30 साल है। अब हम कहें कि आपके दादाजी और आपके पिताजी की उम्र में क्या अनुपात है, तो इसको वही करना है, पहले 30 कम 30, 30 दूनी 60, यानी 2/1, और हम इसे क्या लिखेंगे? 2:1। अब जरा ध्यान समझना, यानी कि मेरी और आपकी उम्र का जो अनुपात है वो कितना है? 2:1। और आपके पिताजी की और आपके दादाजी की उम्र का अनुपात कितना? 2:1। और ये अनुपात अगर समान हो तो इसे हम कहते हैं समान अनुपात। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि दोनों अनुपात कैसे हैं? समान है, तो हम इसे क्या कहेंगे? समानुपात। तो इससे क्या पता लगा कि मेरी उम्र और आपकी उम्र का अनुपात अगर आपके दादाजी की उम्र और आपके पापा जी की उम्र का अनुपात समान है तो इसे हम कहते हैं समानुपात। तो ये बात आपके अच्छे समझ में आ गई होगी, अनुपात और समानुपात। अब यहाँ पे एक और बात लिखी है, संगत। देखिए इसको जानना भी बहुत जरूरी है। संगत से मतलब क्या होता है? देखिए जब भी हम समरूप की बात करते हैं तो दो या दो से अधिक आकृतियों की तुलना करते हैं, और तुलना कैसे की जाएगी? संगत की। संगत का मतलब जैसे मेरी और आपसे तुलना की जा रही है, ठीक है, तो तुलना कैसे करेंगे? मेरी इस आंख की तुलना आपके आंख से तुलना करनी है। ऐसा नहीं है कि मेरी आंख की तुलना आपकी नाक से करें, तो नाक मेरी आंख के संगत नहीं है, ठीक है। तो मेरी नाक की तुलना किससे करनी है? आपकी नाक से। मेरे कान की तुलना किससे करनी है? आपके कान से। ऐसा नहीं है कान की तुलना नाक से करें, तो कान नाक के संगत नहीं है। कान, मेरा कान और आपका कान क्या है? संगत। मेरी नाक और आपकी नाक क्या है? संगत। मेरे होठ और आपके होठ क्या है? संगत। और ये अगर बराबर है और साथ में क्या अनुपात कैसा है? समानुपात है, तो ऐसी आकृतियों को हम कहते हैं समरूप आकृतियां। और यहां पर चूंकि हम कर रहे हैं बहुभुज या त्रिभुज, बहुभुज में क्या कर रहे हैं? त्रिभुज। तो दो त्रिभुज तब समरूप होते हैं जब उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात वो बराबर हो। एक मैं बनाकर दिखा देता हूं आपको। तो अनुपात, समानुपात और संगत को बहुत अच्छे समझने के लिए देखिए यहाँ पर दो त्रिभुज आपको दिखाए जा रहे हैं, और यहाँ पे अनुपात, समानुपात और संगत, इन तीनों का मीनिंग आपको बहुत अच्छे से बताया जाएगा। साथ में कुछ एग्जाम्पल भी आपको देंगे जिससे देख के बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये है क्या। तो यहाँ पे देखिए जरा, ये एक त्रिभुज ही है, एक त्रिभुज ही है, तो इस कोण का जो संगत कोण है वो ये वाला होगा, इसके संगत ये वाला नहीं होगा। जैसा कि मैंने बताया था कि मेरा कान इसके कान पे होगा, ठीक है, तो इसका कान अगर इधर है लेफ्ट में तो इसका भी लेफ्ट में होगा। ऐसा कोई ना टांगों में एंगल कान हो जाएगा, तो ये वाला एंगल इसके संगत हो गया, ये एंगल इसके संगत हो गया, ये वाला, तो ये कहलाता संगत, और ये एंगल हो गया इसके संगत, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये 30 है तो ये भी 30 होना चाहिए, ये कहलाएगा संगत। और ये मान लीजिए 70 मान लेते हैं, ये 70 है तो ये भी 70 होना चाहिए, ये इसके संगत है। और त्रिभुज के चूंकि तीनों कोणों का योग 180 होता है, 70 30 100, तो ये हो जाएगा 80, ये 80 है तो ये भी 80 होना चाहिए। तो आप जरा समझेंगे, देखिए जैसे 30 है तो इसके संगत कोण कौन सा है इन तीनों में? तो इन तीनों में इसका जो संगत है वो ये वाला है, ठीक है। इसके संगत कौन सा है? ये वाला। और इस 80 के संगत है ये वाला, ये तो हो गया संगत। अब देखिए दूसरी बात इसमें लिखी अनुपात। अनुपात से मतलब ये है, जैसे मान लीजिए ये है 2 और ये कितना है 4 मान लीजिए, और ये है 3 और ये मान लीजिए 6, और ये मान लिया मैंने 1 और ये मान लिया 2। तो हमने अभी बात की थी कि इनका अनुपात समान होना चाहिए, तो संगत कोण बराबर होने चाहिए, ठीक है। और इनका जो अनुपात है वो कैसा होना चाहिए? समान अनुपात में होना चाहिए। तो कैसे देखिए, ए बी के बटे में लिखेंगे DE, और अब इसका अनुपात चेक करेंगे। ए बी कितना है 2 और DE कितना है 4। अब देखिए इसको काट लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1:2। अब ऐसे ही दूसरा निकालेंगे, सबका निकालना है। अब हमने लिखा AB की जगह, फिर लिखा BC। BC की संगत कौन सी है? EF। BC की लेंथ कितनी है 3,
और ये कितनी है 6, इसे काट देंगे, कितना आया 1:2। अब यहाँ पर देखिए, इसके बाद लिखेंगे AC के अपोन में क्या लिखेंगे DF, क्योंकि संगत भुजा लेनी है। अब AC कितना है 1 और ये कितना है 2, अनुपात कितना आया 2। अब जरा ध्यान देना, इसकी सभी भुजाएं और इसकी सभी भुजाओं का जो अनुपात है वो कैसा है, समान है। तो इसे हम क्या कहेंगे, समान अनुपात। और लिखेंगे कैसे, ऐसे AB/DE इज इक्वल टू BC/EF इज इक्वल टू AC/DF। यानी कि दो त्रिभुज तब समरूप होते हैं जब उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो समान अनुपात होना चाहिए। अगर ऐसा है तो दो त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। अब इस त्रिभुज की जगह चतुर्भुज भी हो सकता है, पंचभुज भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं, उन एग्जाम्पल को देख के आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि समरूप का क्या मीनिंग है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि दो त्रिभुज हैं, उनके संगत कोण यानी AD के बराबर है, BE के बराबर है, CF के बराबर है और उनकी जो साइड है भुजा है उनका रेशियो भी समान है। 6/9, 4/6 और 3/4.5 सभी का जो रेशियो है वो 3/2 यानी 3:2 है। इसी प्रकार से देखिए ये दो समकोण त्रिभुज है, ये भी क्या है, समरूप है, क्योंकि इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर है और इनके संगत कोण भी बराबर है। इसी तरह से आपको ये देख पा रहे होंगे कि दो आयत हैं और ये दो जो है स्क्वायर है यानी कि वर्ग है, इनके संगत कोण भी बराबर हैं और इनकी जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात भी समान है। तो अतः ये भी क्या है, समरूप आकृतियां हैं। अब देखिए इतने एग्जाम्पल के बाद और इतना समझाने के बाद अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि समरूप का क्या मीनिंग है। ठीक है, अगर आपको ये बात अच्छे समझ में आ गई तो अब हम जो एक्सरसाइज कराने वाले हैं वो एक्सरसाइज बिल्कुल आपके समझ में आने वाली है। तो चलिए करते हैं अब एक्सरसाइज को स्टार्ट। अगर आपने ये सारा बेसिक कंसेप्ट अच्छे से समझ लिया है तो एक्सरसाइज प्रश्नावली 6.1 करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, यानी बहुत ही आसानी से आपके समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको ये फिगर दिखाई दे रही है, सर्वांग फिगर, यानी कि दोनों फोटो जो है वो बिल्कुल एक जैसी हैं साइज और शेप में, तो ये सर्वांग है। और यहाँ पे समरूप में देखिए साइज जो है अलग अलग है लेकिन शेप एक जैसी है, तो ये जो है वो समरूप है। ठीक है, तो अब इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम आपको बताते हैं। इसकी जो प्रश्नावली है 6.1, तो 6.1 में देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कोष्टक में दिए गए शब्दों में सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो यहाँ पर देखिए अगर आपने अच्छे से जो मैंने अभी बताया समझाया वो आपने समझा तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा। आप पहले से ही इन सब के आंसर रखें अपने पास और मिलाएं कि आपका आंसर सही है या नहीं है। तो सभी व्रत होते हैं, तो जितने भी व्रत होते हैं वो सभी समरूप होते हैं। कैसे होते हैं, समरूप। तो इसमें क्या आएगा आंसर, समरूप, यानी जितने भी व्रत होते हैं वो सब समरूप होते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है सभी वर्ग होते हैं, यानी कि जितने भी वर्ग हैं वो किस टाइप के होते हैं। तो जितने भी वर्ग हैं, तो आपको बता दें वर्ग छोटा हो या बड़ा हो सर्वांग तो हो नहीं सकते लेकिन समरूप होते हैं, क्योंकि वर्ग छोटे बड़े हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी कोई भी पॉलीगॉन है उसके समरूप होने के लिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होने चाहिए और उनकी जो साइड है उनका रेशियो समान होना चाहिए, यानी अनुपात समान होना चाहिए और संगत कोण बराबर होने चाहिए। तो वर्गों में ऐसा होता है। तो यहाँ पर आंसर आएगा समरूप। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो किस टाइप के त्रिभुज समरूप होते हैं, तो आपको बता दें समबाहु जो होते हैं सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। क्यों होते हैं, देखिए समबाहु में क्या होगा, एक ये समबाहु त्रिभुज है और दूसरा ये, तो क्या है इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो संगत कोण है वो हमेशा बराबर होंगे और इनकी जो साइड है इनका जो रेशियो है वो सेम होगा। जबकि संधिबाहु में ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए दो भुजाएं इसकी ये वाली जो है और एक ऐसा हो जाए पतला सा, भुजाएं सेम है ये कम कर दी, तो इनका रेशियो देखिए एंगल क्या है, इनका रेशियो अलग हो जाएगा, साइड का एंगल सेम हो सकते हैं लेकिन रेशियो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसलिए इसमें क्या आंसर आएगा, समबाहु। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण
तो आपको बता दें, दो समान भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, बहुभुज से मतलब है त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, इस टाइप का, तो उनके संगत कोण कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। और संगत भुजाएं कैसी होनी चाहिए? समानुपाती। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको बता दिया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपकी स्क्रीन पे ये आ गया है। निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो आप केवल 2 एग्जाम्पल इसके देने हैं। देखिए समरूप आकृति, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप कोई से भी 2 दे सकते हैं। जो पीछे किए हमने वो भी दे सकते हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कि विभिन्न त्रिज्याओं के 2 वृत्त। तो वृत्त आप चाहे छोटी त्रिज्या का ले लें, चाहे बड़े वृत्त का ले लें। तो पहला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? वृत्त, ठीक है। और दूसरा लिख दें वर्ग। तो वर्ग आप कैसे ले लीजिए, किसी भी साइड का ले लीजिए, तो वो जो होते हैं वो समरूपी होते हैं। ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, जो समरूप नहीं है तो क्या करें? एक त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज और वर्ग। पहला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? त्रिभुज एवं वर्ग कभी भी समरूप नहीं होते। दूसरा त्रिभुज और हमने वर्ग लिया, एक है आप वृत्त और आयत ले लीजिए, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल आप कोई से भी ले सकते हैं। वृत्त अलग टाइप का होता है, आयत अलग टाइप का होता है। यहाँ पर हमने क्या ले लिया? वृत्त और वर्ग ले लिया, ठीक है। आप कोई सा भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं? आप देखिए समरूप बताना। तो चतुर्भुज क्या हो गया? एक बहुभुज हो गया। अब बहुभुज हमने बताया था कि साइड जो होनी चाहिए उनका रेशियो सेम होना चाहिए और एंगल सेम होने चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि पी एस अपॉन डी, इसके संगत कौन सा है? ए डी। अब देखिए इनका रेशियो हम निकाल रहे हैं, तो 1.5, पी एस कितना? 1.5 और ये कितना? 3। पॉइंट हमने हटाया और इसे काटेंगे, यानी कि 1/2। इसी प्रकार से अगर हम देखिए इसका और इसका रेशियो निकालेंगे, पी क्यू अपॉन ए बी, तो पी क्यू है 1.5 और ए बी है 3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये भी सॉल्व हो गया 1/2। यानी कि इन सबका रेशियो तो सेम आ रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि क्या ये वाला एंगल और ये एंगल सेम है। देखिए ये 90 डिग्री का, क्योंकि वर्ग है, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। और ये क्या है? ये समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज में सभी एंगल सेम नहीं होते, तो इनके एंगल डिफरेंट है, इसलिए ये क्या है? समरूप त्रिभुज नहीं, समरूप चतुर्भुज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी संगत भुजाएं का जो अनुपात है वो तो समान है, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है। तो यहाँ पे ये प्रश्न वाली 6.1 हमने आपको कर दी है। अब अगली एक्सरसाइज में मिलते हैं 6.1 में। अगली वीडियो तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।